जी। अभय सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। चैनल पर मैं लगातार देख रहा हूँ कि आप युद्ध से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आज कुछ आपसे अलग बातचीत करना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये शो सोशल मीडिया के लिहाज से हैंडल करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, उस पर आपसे थोड़ी चर्चा की जाए क्योंकि जो सोशल मीडिया पर होता है, वो अमूमन टीवी पर नहीं दिखाया जाता है या उस तरीके के सवाल नहीं पूछे जाते हैं जो सोशल मीडिया पर होते हैं। तो आज मैं पहला जो आपसे आपका रिएक्शन चाहता हूँ, वो ये कि मैंने एक रिपोर्ट देखी आज और उस रिपोर्ट का मैं आपके साथ ज़िक्र करना चाहूँगा। वो रिपोर्ट बताती है कि मोदी सरकार ने 11 साल में करीब 6,000 करोड़ रुपए अपने कमर्शियल विज्ञापनों पर खर्च किए हैं। और इसका एक मोटा-मोटा उन्होंने हिसाब निकाला तो पता चला कि पर डे करीब 1.5 करोड़ रुपए मोदी जी ने अपनी इमेज बिल्डिंग पर और अपनी स्कीम्स पर या जो भी उन्होंने प्रचार किए, होर्डिंग लगवाए, गोदी मीडिया को दिए, न्यूज़ चैनल्स में दिए या अखबारों में दिए। तो मैं ऐसे ही देख रहा था कि एक ट्रेन बनाने में मैं ऐसे ही जनरली देख रहा था कि एक ट्रेन कितने में बन जाती है। तो पता चला कि शताब्दी और राजधानी जैसी ट्रेनें जो हैं वो 100 करोड़ में बढ़िया बन के तैयार हो जाती हैं। तो मैं सोच रहा था कि मोदी जी ने कितना अपनी इमेज बिल्डिंग पे पैसा खर्च कर दिया और फिर मुझे ध्यान आया कि ये तो वही मोदी जी हैं जो कहते थे कि हम तो फकीर हैं जी, झोला उठा के चल देंगे। तो ये जो विज्ञापन आया है, न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट है, इस पर आपका क्या कहना है? मतलब कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीति ही विज्ञापन और झूठे विज्ञापन और गुलाबी तस्वीर बनाने वाले विज्ञापनों पर चल रही है। ये पूरी राजनीति उनकी अभी से नहीं चल रही है। ये प्रयोग उनके उन्होंने सफल होते हुए देखा था गुजरात में, जब वो वहां के मुख्यमंत्री थे। हाँ जी। हाँ, उन्होंने न केवल बहुत बड़े पैमाने पर अपनी सरकार और गुजरात मॉडल का प्रचार किया, बल्कि हुँ, उसके लिए एक अमेरिकन विज्ञापन एजेंसी उन्होंने किराए पे ली। उसको बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने रुपया दिया और वाइब्रेंट गुजरात नाम की एक कैंपेन चलाई गई। हुँ, उसी कैंपेन से, उसी मुहिम से गुजरात मॉडल सारी दुनिया में लोकप्रिय हुआ। ओके। और ये बिल्कुल आप समझते हैं ना कि पूरी तरीके से जो प्रोपेगेंडा के जो आधुनिकतम साधन है, मतलब जो है, हुँ, उन साधनों पर मोदी जी भारत के पहले नेता हैं जिन्होंने अपनी महारत दिखाई है। इससे पहले जब राजीव गांधी, मतलब मेरे ख्याल से ईमानदारी के साथ बात करनी चाहिए, राजीव गांधी जब 1984 में प्रधानमंत्री बने थे, हुँ, तो चूंकि वो एक गैर राजनीतिक दुनिया से आए थे, इसलिए हुँ, उन्होंने रेड इन्फ्यूजन नाम की एक विज्ञापन एजेंसी ली और उस अच्छा। विज्ञापन एजेंसी ने चुनाव के दौरान जबरदस्त किस्म के अखबारी होते थे उस वक्त, तो टीवी हुँ, वगैरह तो कुछ खास था नहीं। अखबारों में हुँ, विज्ञापन छापे और एक विपक्ष, उसमें कटीले तार होते थे वगैरह वगैरह, एक तरह का, अगर अगर कांग्रेस नहीं जीती, राजीव गांधी नहीं जीते तो बड़ा भारी वो हो जाएगा। अच्छा, उसका बड़ा असर पड़ा, उसका बड़ा विश्लेषण किया गया। मैंने भी बाद में आके उसके ऊपर एक लेख लिखा था। अच्छा। लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने ये सारे प्रयास कुछ नहीं है। ये सारे प्रयास बौने हैं। देखिए, राजीव गांधी के बाद फिर दूसरे किसी नेता ने विज्ञापन को राजनीति में इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। हुँ, थोड़ा बहुत किया, ना के बराबर किया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आके कहा कि विज्ञापन, विज्ञापन और विज्ञापन, हुँ, इसके अलावा कुछ नहीं। और इस बात को बीजेपी के दूसरे नेता भी अच्छी तरीके से जानते थे। लालकृष्ण आडवाणी भी जानते थे। इवेंट मैनेजमेंट, विज्ञापन, इवेंट इवेंट करते हैं, इवेंट का विज्ञापन करते हैं, इवेंट के इर्द गिर्द विज्ञापन होता है और हुँ, बड़े पैमाने पर इसी तरीके से नरेंद्र मोदी की राजनीति आगे बढ़ती है। अच्छा, उनका तरीका क्या है? उनका तरीका यह है कि वो अपने लिए एक झूठा या आधा सच्चा, बिल्कुल झूठ या अर्ध सत्य एक हुँ, आंकड़ा जनरेट करते हैं हुँ, और उसके लिए कुछ भी, कोई भी तिकड़म करते हैं। मसलन इन्होंने वो बनाया हुआ है अपना नीति आयोग। तो हुँ, नीति आयोग की तो कोई रिपोर्ट थी नहीं। तो हुँ, इन्होंने क्या किया, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, इन्होंने क्या किया कि नीति आयोग में एक पर्चा सबमिट हुआ था। एक मतलब हुँ, एक एक अर्थशास्त्री ने अपना एक पर्चा नीति आयोग को अवलोकनार्थ भेजा था। उस अच्छा। पर्चे के अंदर ये डेटा निकला कि भाई इन्होंने इतने लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाल दिया। 25 करोड़ के आसपास का वो और डेटा था। प्रचार किया गया कि नीति आयोग की ये रिपोर्ट है। हाँ, नीति आयोग की जब रिपोर्ट है। मुझसे कहा गया तो मैंने टीवी पे कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट नहीं है। हुँ, ये नीति आयोग को एक पर्चा सौंपा गया था, अवलोकनार्थ देख लें, और नीति आयोग ने उस पर्चे को अभी तक स्वीकार भी नहीं किया है। लेकिन अच्छा, मेरी बात सबने सुन ली, गोदी हुँ, मीडिया ने सुन ली, बीजेपी के प्रवक्ता सुन ली, किसी ने इस बात का जवाब नहीं दिया।
लेकिन लगातार वो कहते यही रहे। हाँ, वो अभी भी कहा जाता है, वो अभी भी अभी भी कहा कहा जाता जाता है, जबकि है। बिल्कुल सिरे से झूठ है। इसी तरीके से हम भारत की इतने ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमारा विदेशी मुद्रा बढ़ गया है, ये सब बढ़ गया है, जबकि सारा का सारा गलत है। मोदी जी का राजनीतिक अस्तित्व ही झूठे प्रचार पर टिका हुआ है। चूंकि झूठे प्रचार पर टिका हुआ है, इसलिए जितना ज्यादा ही झूठा प्रचार होगा उतना ही ज्यादा कामयाब होगा। गोयबल्स का फार्मूला था। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? गोयबल्स। गोयबल्स का कहना था कि जब 100 झूठ हम बोलते हैं तो एक झूठ को अगर 100 बार बोलते हैं तो वो सत्य में तो बदल सच जाता है। है। हाँ, ये बहुत मशहूर मशहूर वाक्य है और हाँ। मोदी जी इसके सबसे अच्छे अनुयायी हैं और उसको वो कामयाबी के साथ आज तक भारत की राजनीति में स्थापित कर चुके हैं। 12 साल तक गुजरात में उन्होंने इसका प्रयोग किया और पिछले 12 साल से ही वो भारत की राष्ट्रीय राजनीति में इसका प्रयोग कर रहे हैं। 24 साल से ये बंदा केवल झूठा प्रचार करके और अंधाधुंध विज्ञापन देकर टिका हुआ है राजनीति के अंदर। लेकिन और इसका कोई और इस इस एक और हाँ, बात है, हेमंत जी, बता दूं, जी। इसका एक पल में इसके परीक्षे उड़ाए जा सकते हैं। इसके हुँ, परीक्षे क्यों नहीं उड़ाए जाते? हुँ, जब वो गुजरात में थे तो नेशनल मीडिया को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी खास कोई। ठीक है। लोगों को मालूम था गुजरात का एक मुख्यमंत्री है, वो अपना प्रचार कर रहा है, क्या मतलब है, देखा जाएगा उसको। जब ये राष्ट्रीय राजनीति में आए तो सबसे पहले उन्होंने मीडिया स्पेस को कैप्चर कर लिया। जैसे ही मीडिया स्पेस को कैप्चर करने का बात यह है कि उन्होंने मीडिया को ये सिखाया, उसके मालिकों को मजबूर किया, तमाम एंकरों को मजबूर किया कि सरकार जो कहती है वो सही बात है। इसके पीछे थीसिस ये है, सरकार की बात को सही मानो। यानी मीडिया में एक खास तरह की पत्रकारिता में एक सरकार परस्ती का इंजेक्शन लगाया इन्होंने। यानी एक बहुत याद है, वो बचपन में हम लोग थे तो डॉक्टर आता था तो एक बहुत मोटा 100 सीसी का इंजेक्शन निकालता, देख के बच्चे चिल्ला कर रोने लगते थे। तो मोदी हाँ, जी 100 सीसी का मोटा इंजेक्शन लिए हुए हैं, उसमें 100 सीसी की सरकार परस्ती की दवा भरे हुए हैं और वो दवा मतलब सबको लगा रहे हैं, हर चीज को। आज आप टीवी के चैनलों को देखिए, मुख्य तौर पर क्या है, आप चाहे अंजना ओम कश्यप हो, चाहे चित्रा त्रिपाठी हो, चाहे और रूबिका दूसरे, लियाकत हो, हाँ, आप कितने भी किसी भी नाम ले लो आप। मैं किसी पत्रकार के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कह रहा हाँ, हूं कि ये लोग पहले गाहे बगाहे सरकार को आलोचनात्मक दृष्टि से भी देख लेते थे, मोदी जी के पहले की सरकारों को, हाँ। और कभी जब मौका आता था तो कुछ जम के आलोचना भी कर देते थे। हुँ, मीडिया में आमतौर पर सरकार के समर्थन का रुझान रहता है। उसकी वजह यह है राइट। कि मीडिया में पैसा लगा होता है, राष्ट्रीय हाँ, मीडिया में। हाँ, कमर्शियल मिलता अखबार है। में भी 500-600 करोड़ रुपए चाहिए, टीवी में 5000 करोड़ रुपए चाहिए। तो सही जो इतना बात। पैसा लगाएगा वो सरकार के खिलाफ तो नहीं जाएगा। हुँ, लेकिन इस चीज को एक सरकार परस्ती में बदल दिया नरेंद्र मोदी ने कि आप हुँ, और कुछ कर ही नहीं सकते। अगर हुँ, आप और कुछ करेंगे तो आपको हुँ, अखबार के ऑर्बिट से इजेक्ट कर दिया जाएगा। हुँ। भाई अविनाश शर्मा को निकाला गया एबीपी चैनल से, हाँ जी। कुसुम वाजपेयी को एबीपी चैनल निकाला गया, अमित शाह के हाँ। फोन आए तब निकाला गया, सब हुँ, लोग जानते हैं। रवीश हुँ, को एनडीटीवी से इस्तीफा देना पड़ता, अगर इस्तीफा नहीं देते तो उनको अगले दिन निकाल दिया जाता या हुँ, उन्हें किसी ऐसे काम में लगा दिया जाता जिससे उन्हें इस्तीफा देना पड़ता, तो उन्होंने पहले राइट। ही इस्तीफा दे दिया। इस तरीके से जो भी पत्रकार इनके आलोचक हो सकते थे, अजीत अंजुम को छोड़ना पड़ा, जो भी पत्रकार आलोचक हो सकते थे, उन सारे पत्रकारों को धीरे-धीरे करके मीडिया के दायरे से निकाल दिया। कोई हुँ, इसको बधिया मीडिया कहता है, यानी कैस्ट्रेटेड मीडिया कहता है, यानी इसका पुंसत्व, इसकी मर्दानगी जो है, उसको छीन ली गई है। जैसे बैल को बधिया किया था, हम और आप दोनों तो बुंदेलखंड के इलाके के हैं, हम जानते हैं कि बैल को बधिया किया जाता है। तो वो ये बधिया मीडिया है या गोदी मीडिया है या सरकार परस्त मीडिया है, जो चाहे आप नाम ले लें। हाँ, हाँ। सरकार परस्ती का इंजेक्शन लगाया गया और इसलिए उन्होंने इस विज्ञापन की मुहिम को प्रश्नांकित करना बंद कर दिया। उस पे सवालिया निशान लगाना बंद कर दिया। वरना इसको 2 मिनट में इसके परीक्षे उड़ाए जा सकते हैं, इसकी धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं। लेकिन लेकिन अब जो आप बोल रहे हैं ना कि इंजेक्शन दिखा देते हैं, उसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल है कि सोशल मीडिया पे पिछले उद्घाटन किया था जेवर एयरपोर्ट का मोदी जी ने, आई थिंक 28 तारीख को। तो 2-3 दिन हो गए हैं। 2-3 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर कई सारे अकाउंट्स ब्लॉक करे जा रहे हैं और बहुत कुछ-कुछ बच्चे भी हैं। एक 6 साल का बच्चा है, वो ऐसे ही मीम टाइप के बनाता था। एक लड़की है, उसका पूरा अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया गया। कई सारे लोगों के वीडियोस ब्लॉक कर दिए गए। एक लड़की है गलगोटिया की है, उसको उसका कहना ये था कि गलगोटिया की सारे बच्चों को अटेंडेंस लगाने के नाम पर कि अटेंडेंस तुम्हारी लग जाएगी, सब लोगों को बस में भर के जेवर एयरपोर्ट ले जाया गया कि मोदी जी के नारे लगाने हैं। देखिए, उसने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को भी मोदी जी ने डिलीट करवा दिया। मोदी जी मतलब सरकार की तरफ से उसको डिलीट करा दिया गया। उसके बाद उस लड़की ने फिर से वीडियो बनाया कि कब तक आप हमारे वीडियोस डिलीट करोगे। तो सोशल मीडिया पर मुझे ऐसा लगता है कि लोग अब बोल रहे हैं
और क्या ये मोदी सरकार की सही स्ट्रेटेजी है कि वीडियोस ब्लॉक करना या अकाउंट्स ब्लॉक करना? 4 पीएम सबसे बड़ा चैनल आता है इंडिया में, उसको बंद कर दिया। तो ये इससे पैनिक क्रिएट हो रहा है लोगों में, और मुझे लगता है कि अब यूथ से लेके बाकी सारे लोग जो हैं अब इस बात को मुखरता से उठा रहे हैं कि अब जो भी कुछ बोला जाता है उसको आप सोशल मीडिया पर भी बैन कर देते हैं। देखिए, सरकार परस्ती की जो राजनीति है, उसके साथ सरकार परस्ती वाला जो प्रोपेगेंडा है, उस प्रोपेगेंडे के साथ अभिव्यक्ति की आज़ादी का दमन अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। ये दोनों एक-दूसरे के जुड़वाँ भाई हैं। हुँ। क्योंकि हमेशा ही आप कितनी भी सरकार परस्ती का कितना ही बड़ा इंजेक्शन लगा दीजिए, कुछ लोग तो आपका विरोध करते रहेंगे। हाँ। कुछ लोग तो उसकी खाल खींचते रहेंगे, कुछ लोग तो उसकी असलियत उजागर करके ही मानेंगे। हुँ। तो सवाल उनको कैसे रोका जाए? हुँ। उनको रोकने का उदाहरण ये है कि भाई 4 पीएम का नेशनल चैनल ही उन्होंने बंद कर दिया। आपको याद होगा पिछली बार जो उन्होंने 4 पीएम का नेशनल चैनल बंद किया था, हुँ। वो जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट में गए, जैसी तारीख थी उसकी 1 दिन पहले खोल दिया था। अब हाँ। इनकी हाई कोर्ट में तारीख पड़ने वाली है, पता नहीं इस बार भी 1 दिन पहले खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। हुँ। ये एक ऐसी सरकार है जो कि जब जैसी कसौटी भी कसी जाती है, फौरन कदम वापस खींच लेती है। सोनम वांगचुक का उदाहरण है। हाँ, उनको जब भी पहले ही छोड़ दिया था। जाँच होने वाली थी, एक पहले ही छोड़ दिया उन्होंने। इसी तरह हाँ। 4 पीएम के साथ उन्होंने किया था। तो हाँ। बड़े पैमाने पर इन्होंने ये जो अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स को ब्लॉक करने की मुहिम चला रखी है। ये हमेशा ही दोनों साथ-साथ चलती हैं। अ, कामयाब हो ही नहीं सकती जब इनकी सरकार परस्त मीडिया की कामयाबी इसी बात में निहित है कि जो लोग सरकार परस्त होने के लिए तैयार नहीं है, उनके ऊपर सरकार का नज़ला गिरे हुँ। और उनका दमन किया जाए, उनका उनका मुँह बंद किया जाए। बिना इसके सरकार परस्ती की हुकूमत चल नहीं सकती है मीडिया के अंदर। और हमेशा हर सरकार जब इस तरह का अघोषित सेंसरशिप लगाती है, तो हुँ। उसको मुगालता ही रहता है कि वो अपने पक्ष में बहुत काम कर रही है। हुँ। लेकिन वो गलतफ़हमी में होती है। हर चीज़ से असंतोष पैदा होता है। हाँ, हाँ। देखिए, जिस घर में एक बच्चा है, उस बच्चे ने मान लीजिए सोशल मीडिया पे कोई टिप्पणी लिखी, उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया, तो उस घर के सभी लोग इस बात पर आपत्ति कर रहे होंगे। केवल वो बच्चे ही आपत्ति नहीं कर रहा होगा। राइट, राइट। मैं इसमें एक एक ऐड कर दूँ ज़रा-सा, आपकी बात बिल्कुल सही है। जिस बच्चे के शायद 2 वीडियो डिलीट करे गए, आज मैं उसके पिता का ट्वीट देख रहा था। उसने ट्वीट किया था कि मेरे बच्चे की क्या गलती थी, वो तो ऐसी वीडियो बना रहा था, आपने ब्लॉक कर दिया। अब आप कब तक हमें रोक पाओगे? हम तो आवाज़ उठाएँगे। नहीं रोक सकते। देखिए, जब आप आदमी की आवाज़ रोकने की कोशिश करते हो, तो वो उस आवाज़ को उठाने के लिए दूसरे चैनल ढूँढता है, दूसरे माध्यम ढूँढता है और वो ज़रूर करता है इस बात को। हुँ। देखिए, अब जैसे ये देखिए हम लोगों के चैनल पे नई परख के ऊपर बीजेपी ने फर्जी आईडीज़ के सहारे कम्युनिटी स्ट्राइक्स किए हुँ। और कम्युनिटी 2-2 कम्युनिटी स्ट्राइक कर दिए, तीसरा कम्युनिटी स्ट्राइक हो जाता तो हमारा चैनल बंद हो जाता। लेकिन हम लोग उससे कोई डर के भागे तो नहीं। हम लोगों ने संघर्ष किया, हम लोगों ने उसके लिए कानूनी रास्ता अपनाया, हम लोगों ने और दूसरे तरीके अपनाए और आज हम लोग अपना अपना चैनल चला रहे हैं और हमारे चैनल के साथ उत्तरोत्तर हमारे दर्शक भी जुड़ रहे हैं। ये एक छोटा-सा उदाहरण है, एक मामूली उदाहरण है। हम लोग तो एक चैनल हैं, जिस बच्चे का अकाउंट ब्लॉक किया गया है, आप याद रखिए, वो बच्चा आगे चलकर इस सरकार का बहुत बड़ा आलोचक साबित होगा। न राइट। केवल वो आलोचक साबित होगा, उसके दोस्त भी आलोचक बनेंगे, उसके परिवार वाले आलोचक बनेंगे, उसके हुँ। रिश्तेदार आलोचक बनेंगे। एक हुँ। अकाउंट ब्लॉक करने का मतलब ये है कि आप कम से कम उसके इर्द-गिर्द 50-60 वोटों पे बुरा असर डालते हैं। तो मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि शायद अभी उनको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि जो भी आवाज़ उनके अगेंस्ट खड़ी हो, उसको ब्लॉक कर दो। लेकिन मुझे ध्यान है कि एक अकाउंट ब्लॉक करते हैं, जैसे गलगोटिया का एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया, वहाँ पे एक स्टूडेंट का आपने अकाउंट ब्लॉक किया, उसके अगले दिन मेरे ख्याल से 10 लोगों ने वीडियोज़ बना दिए कि मुझे भी ज़बरदस्ती लेके गए थे, बस में भर के ले गए थे, खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। मुझे लगता है इससे आप और ज़्यादा लोगों को अपने अगेंस्ट कर रहे हैं। ऐसा ऐसा मेरा मानना है। नहीं, नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपके। मैंने बताया ही कि जब आप एक वीडियो एक अकाउंट ब्लॉक करते हैं, तो उसमें आप उसके इर्द-गिर्द देखिए, एक व्यक्ति जब कोई गतिविधि करता है, कोई भी एक्टिविटी करता है किसी भी तरह की, हुँ। सरकार का समर्थन भी करता है। एक व्यक्ति अगर सरकार का समर्थन करता है, मोदी जी का भक्त बन जाता है, तो अपने साथ में बहुत से लोगों को उस भक्त बनने की तरफ ले जाता है, हाँ, इन्फ्लुएंस करता है वो, सही बात है। इन्फ्लुएंस करता है। इसीलिए हाँ, मीडिया इन्फ्लुएंसर शब्द यहीं से आया है। तो हाँ, मीडिया हाँ, इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या है? उसका हाँ, मतलब ये तो इसलिए जो आलोचक है, वो भी इन्फ्लुएंसर है, केवल समर्थक ही थोड़ा इन्फ्लुएंसर है। सही बात है, सही बात है। आलोचक है, वो भी बड़े पैमाने पे ये करता है। तो इस राइट। तरीके से एक चेन बनती चली जाती है
और जैसे-जैसे सरकार पुरानी होती है, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की परतें जमा होती चली जाती हैं। उससे उससे सरकार चौंकती है और सरकार उत्तरोत्तर और ज़्यादा लोगों की का मुँह बंद करने की कोशिश करती है। उससे और ज़्यादा चेन रिएक्शन होता है और एंटी इनकम्बेंसी और स्नोबॉल होती चली जाती है। अब सवाल ये एंटी इनकम्बेंसी दिखती कब है? एंटी इनकम्बेंसी चुनाव से ठीक पहले दिखाई पड़ती है। हुँ। जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कभी-कभी चुनाव से बहुत पहले भी दिख जाती है, लगता है कि इस सरकार के खिलाफ आंधी चल रही है। राइट। तब ये अच्छा, लगता है। राइट। एक और अभी मैं देख रहा था क्विंट की एक रिपोर्ट थी सर, उसमें ये था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह बिल्कुल पीएम केयर्स जो फंड है, उस पे सवाल उठाए गए थे। उनकी टाइमिंग को लेके सवाल उठाए गए थे, क्योंकि आप आरटीआई नहीं लगा सकते, आप पूछ नहीं सकते। संसद में भी सरकार ने मना कर दिया कि वो पीएम केयर्स फंड में कितना, कहाँ से फंड आ रहा है, कौन डोनेट कर रहा है, उसकी जानकारी नहीं होती है। तो ये पैसा छिपाया गया। तो क्विंट की रिपोर्ट ये कहती है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला कि एक जापानीज कंपनी है जिसने पीयर केएम फंड केयर्स फंड में पैसा दिया। उसके आसपास या उसके तुरंत बाद उनको महाराष्ट्र में अपना एक कंपनी शुरू करने की अनुमति मिल जाती है। तो उस पर भी ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या मतलब इसकी एक तो पारदर्शिता क्यों नहीं है पीएम केयर्स फंड की, और क्या इसमें भी वही चंदा दो धंधा लो वाली सिचुएशन आ गई है क्या? भाई देखिए, हमारी मित्र हैं मधु किश्वर। हम लोगों ने हाँ जी। साथ-साथ सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सेंटर में काम किया है बहुत वर्ष तक। हाँ जी, हाँ जी। और उन्होंने अभी हाल ही में कुछ प्रश्न उठाए हैं। बहुत बहुत गंभीर प्रश्न उठाए और उन्होंने। उनके प्रश्न जो हैं वो प्रधानमंत्री का किरदार क्या है, उनका चरित्र हाँ। क्या है, उनकी सेक्स लाइफ क्या है, इससे जुड़े हुए। मैं उन पे हुँ, नहीं जा रहा हूँ। हुँ। जब इन्होंने सवाल उठा दिए तो उन्होंने कई चैनलों को इंटरव्यू दिए, कई हाँ, प्लेटफ़ॉर्म्स को उन्होंने इंटरव्यू दिए। उन हाँ। इंटरव्यूज़ में उन्होंने साफ तौर पे कहा ये कि पीएम केयर फंड जो है, मैं हुँ। पीएम केयर फंड पे उन्होंने जो कहा है उसके बारे में ज़िक्र कर रहा हूँ। जी, पीएम जी, केयर फंड में बहुत बड़े पैमाने पर विदेशी पैसा आता है। जी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो बहुत सारे एनजीओ हैं, उनको बहुत बड़े पैमाने पे विदेशी पैसा मिलता है। उन्होंने राम माधव का ज़िक्र किया कि राम माधव ने एक बार कहा भी उनसे कि आप ये सब बातें क्यों कर रही हैं? विदेशी पैसा तो आरएसएस के एनजीओज़ को भी मिलता है। तो अच्छा, हाँ, ये उन्होंने खुद कहा, मैंने खुद सुना उनका इंटरव्यू मधु किश्वर का। ओके। तो आप देखिए कि वो ये बात खुलकर सामने आ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए जो संगठन हैं, उनको बड़े पैमाने पर विदेशी पैसा मिलता है और मधु किश्वर ने साफ कहा कि पीएम केयर फंड में भी विदेशी पैसा आता है। इसीलिए पीएम केयर फंड को 7 पर्दों में रखा गया है। क्योंकि जब उसमें खुल जाएगा कि उसके लिए उसको मिलने वाले धन का स्रोत क्या है, तो इनकी स्वदेशी जो बातें तमाम डींगे मारते हैं, तुरंत एक पल में उनका पर्दाफाश हो जाएगा। अच्छा, तो मुझे इसमें एक चीज़ आप समझाइए। अब तो आपने बहुत सारे प्रधानमंत्री और बहुत सारी राजनीति देखी होगी। ऐसा क्यों होता है कि जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि ये जो राशि आएगी पीयर केयर्स फंड में, उसका समाज के लिए उपयोग किया जाएगा या वहाँ उपयोग किया जाएगा जिन लोगों को ज़रूरत है, और अचानक फिर क्या हो जाता है कि हम उसकी जानकारी नहीं देंगे? भाई तो यही बता दें समाज के किन-किन लोगों के लिए उसका उपयोग किया जा रहा वही, है। वही, क्यों जानकारी तो क्यों नहीं देखिए, देना? मेरा कहना है अच्छा मान लीजिए आप आने वाले रुपए का स्रोत नहीं बताना चाहते, वो ठीक हाँ, है। आने वाले मत बताओ, जाने वाले का तो बता दो। जाने वाले को बता दो, खर्च कहाँ हाँ, कर रहे हो बता दो। हाँ, आपने कौन-कौन से समाज कल्याण के लिए उसमें खर्च किया है? और जब आप ये कैसे आप चुनते हैं कि समाज कल्याण के इस काम में हम खर्च करेंगे और इस काम में शायद नहीं करेंगे खर्च, या हाँ, इस क्या काम में बाद में प्रायोरिटी? खर्च करेंगे, इस काम में पहले आपकी प्राथमिकताएँ क्या हैं ये बता दीजिए। उसका हाँ, कोई मानदंड होगा? या ये प्रधानमंत्री का कोई व्यक्तिगत कोष है, हाँ, हाँ। जो जिसमें जो जब जैसे चाहते हैं उसके अंदर से खर्च करने लगते हैं? देखिए, बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के पास एक इच्छाधीन कोष होता है। हुँ, जिसमें वो जिसको चाहते मान लो कोई आदमी उनके पास आया, कोई कार्यकर्ता उनके पास आया जो बीमार है, कैंसर हुँ, का मरीज है, उसको इलाज में मदद की ज़रूरत है, हुँ, तो उसको उसमें से मान लो 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए दे देते हैं। हुँ, कोई पत्रकार आया, अब वो हुँ। पत्रकार के घर में मतलब 2 लोग बीमारी का सवाल है या कुछ और है, मदद चाहता है, समस्या है। उसकी कोई जाँच-पड़ताल नहीं होती, इच्छाधीन। हाँ, किसी अब की इच्छा बेटी की शादी है, वो गरीब है तो आपने शादी उसको है, पैसे। नहीं है, वो सक्षम नहीं है, उसको दे हाँ, दिया। हाँ, हाँ। तो वो जो मुख्यमंत्री का जो इच्छाधीन कोष होता है, उसका इस हुँ, तरह से इस्तेमाल होता है। अगर ये हुँ, प्रधानमंत्री का इच्छाधीन कोष है पीएम केयर फंड, जो देखने में नाम से लगता है, हुँ। तो उसको बता दें भई हम इन इन मसलों में इस्तेमाल करते हैं हाँ, उसका। वही मिल मेरा जाता भी है।
मेरा भी वही सवाल है कि और जाहिर ये सी है बहुत प्रधान मुख्यमंत्री का कोष होता है बहुत छोटी चीज, हम्म, ये है बहुत बड़ी हजारों चीज, करोड़ इसके अंदर रुपए हैं। कमाल बहुत है। हाँ, राइट। तो इसको बताना तो पड़ेगा, ये नहीं पब्लिक बस, स्क्रूटनी से बच तो सकता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मुझे इतना कंसर्न रहता है कि मैं तो 2014 से देख रहा हूँ ना मोदी जी को, तो मुझे ये लगता है कि आपने जो अपनी इमेज बिल्डिंग करी थी कि आप तो एक-एक पाई का हिसाब देश को दोगे, है ना? काला धन भी वापस लेके आओगे, हर किसी के अकाउंट में पैसे डाल दिए जाएंगे और हम तो फकीर हैं आप जी, मधु झोला उठा किश्वर के के चल देंगे। आरोपों को ही देख लीजिए, मधु किश्वर ने जो सेक्स के आरोप लगाए, मैं उनकी तरफ तो जा ही नहीं रहा हूँ बिल्कुल, जा ही नहीं मैं रहे हैं। हाँ। बिल्कुल भी नहीं किया। मधु किश्वर का कहना ये है कि मोदी जी को पहला चुनाव जिताने में जिन लोगों ने मदद की थी, अपनी हुँ, नौकरियाँ छोड़ के आए लोग, नौकरियों से लंबी-लंबी छुट्टियाँ लेके आए, उन्होंने हुँ, ग्रुप्स बनाए, बहुत सारे इसमें इंजीनियर थे, बहुत सारे एनआरआईज़ थे, ये सब। जब मोदी जी चुनाव जीत गए तो सबको उम्मीद थी, उन्होंने कहा मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही सुना है उसको, हुँ, कि जो सबको उम्मीद थी कि मोदी जी कम से कम उन्हें अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाएँगे और हुँ, उनको आगे भी जिस तरीके से जिन समाज कल्याण के जिन बड़ी-बड़ी दावेदारियों के साथ आए थे, उससे जुड़ी हुई स्कीमों में, कार्यक्रमों में उनको भाग लेने और उनको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, समाज सेवा में मोदी जी समाज को आगे बढ़ाएँगे, वो समाज हुँ, सेवा में मोदी जी की मदद करेंगे। तो हुँ, मधु किश्वर जब उनके शपथ ग्रहण समारोह में गईं, हुँ, 2014 की बात कह रहा हूँ मैं आपको, शपथ हाँ, ग्रहण हाँ, समारोह में गईं तो वहाँ पता चला कि एक भी उस व्यक्ति को नहीं बुलाया गया है। वहाँ पे हुँ, फ़िल्म हुँ, स्टार थे, वहाँ पे बड़े-बड़े हुँ, पूंजीपति थे, हुँ। वहाँ पे आरएसएस के लोग थे, विवेकानंद फाउंडेशन के लोग थे, रिटायर्ड अफ़सर, आईएएस अफ़सर ये सब लोग थे। उन लोगों को जिन्होंने मोदी जी के लिए काम किया था, उनको एक पल में दूध में से मक्खी ऐसे निकाल के फेंकी जाती है, उस तरह बाहर फेंक दिया। फिर वो लोग रुआसे हो के मधु किश्वर के पास आए और उन्होंने अपनी शिकायतें दर्ज की। इसमें ये इसमें एक कहानी, हाँ, इसमें एक कहानी और है। ये कई लोगों से मेरी जब बात हुई तो उनका कहना ये है कि मोदी जी दूरदर्शी हैं। उनको पता चल जाता है कब किस इंसान को अपने से दूर करना है, हुँ। ताकि उसके जो पुराने कर्म हैं या कुकर्म हैं वो आपके साथ ना आ पाएँ। उससे वो तय समय पे दूरी बना लेते हैं, ये उनकी अच्छी भाई देखिए, राजनीतिक पकड़ है। आप तो एक ऐसे व्यक्ति के बारे हम दोनों ही ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो कि नॉन बायोलॉजिकल है। तो हम लोगों की ये चर्चाएँ एक तरह से व्यर्थ हैं, कि हाँ, ये नॉन बात है। बायोलॉजिकल व्यक्ति पे हमारे जैसे नश्वर लोगों को, जो कि अच्छा, अच्छा, एक अच्छा। माँ के पेट से पैदा हुए हैं, माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं, हुँ, अपने माता-पिता की हम देन हैं, हुँ। हम लोगों की चर्चाएँ उस पे फिट नहीं बैठती। हाँ, ये वो तो बात भी नॉन सही है। बायोलॉजिकल है। तो सही अगर बात है। आप हम मान के चलते हैं चूँकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं इसलिए हमें उनको आलोचनात्मक दृष्टि से देखने का अधिकार है और पत्रकारिता की हमें ट्रेनिंग दी गई है, उसके लिहाज से हम ज़रूर करें। हम नॉन बायोलॉजिकल की भी आलोचना करेंगे, भले ही उसके ऊपर लागू होती हो या ना होती हो। ठीक है। एक अभी एक बड़ा वीडियो मोदी जी का वायरल हो रहा था। असम में गए थे चुनाव प्रचार के लिए, तो बागान जो चाय के बागान हैं, वहाँ पे कुछ महिलाओं के साथ उनकी एक रील बड़ा वायरल हो रही थी और उसमें हुआ ये कि जब वो रील बन रही थी, तो मोदी जी को तो कैमरा का प्रेम तो हम सभी को पता ही है उनका। तो अब वो रील जब बन रही थी, तो पीछे उनका एक सिक्योरिटी गार्ड था, वो एक एक पोल था वहाँ पे, शायद बिजली का पोल था, उसके पीछे ऐसे करके छिपा हुआ है, लेकिन वो कैमरे में आ गया। तो लोगों ने बड़े रील और मीम बनाना शुरू कर दिए। उसके बाद में भी कई सारे लोगों के अकाउंट्स इसी बात को लेके ब्लॉक कर दिए गए, ये वीडियो ब्लॉक कर दिए गए। तो उस पे लोग ये मजाक बना रहे थे कि इस इंसान को अपनी फोटोग्राफी, अपना प्रचार और सिर्फ चुनाव से मतलब होता है। दिल्ली में अभी एक उसी के नीचे एक रिपोर्ट चलाई जा रही है कि दिल्ली में लोग मतलब लॉकडाउन जैसी स्थिति है, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे भीड़ है, लोग जा रहे हैं, सब घर छोड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं, एक तो मैंने बाइट सुनी, एक लड़का कह रहा था कि 10 दिन से मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया है क्योंकि गैस जो है वो 500 रुपए की 1 लीटर मिल रही है, तो खाना बन ही नहीं पा रहा है। और जब मैं होटल पे जाता हूँ तो बहुत महँगा हो चुका है खाना, वहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग सब गाँव की तरफ जा रहे हैं। तो वो दो तस्वीरें चलाई जा रही थी कि एक आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री हैं, वो अपनी रील्स बना के बढ़िया पोल के पीछे उनका सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, लेकिन बढ़िया रील बन रही है। और इस तरीके के कई सारे मीम्स और कई तरीके के कटाक्ष प्राइम मिनिस्टर पर हो रहे हैं। तो लेकिन मोदी जी को खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आपने जो बात कही है, हो सकता है आपको लगे कि मैं आपकी चर्चा को पटरी से उतार रहा हूँ, लेकिन दिमाग में हुँ, बात आ गई है तो कहना ज़रूरी है। कह दीजिए। मोदी जी ने कितने अपने एक जिनमें मोदी जी को लग रहा था उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही तो उन्होंने अकाउंट को बंद करवाया। आपको ध्यान है हुँ, उन्होंने उस अकाउंट को भी बंद करवाया जहाँ पे वो एक विदेशी मेहमान से खड़े होकर अजीब तरीके से हँस रहे हाँ, हैं। हाँ, बताया उन्होंने? हुँ। हाँ।
लिखा गया है इसमें प्रधानमंत्री को जो है वो बड़ा इंडिग्निफाइड तरीके से पेश किया गया है। ये कह के हाँ। उनको कुछ सेकंड का वीडियो था, उसको उन्होंने कर दिया। उसमें मोदी जी वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से बड़े अजीबो-गरीब लग रहे हैं हँसते हुए। मैं इससे ज़्यादा सख्त शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुँ, करूँगा, बहुत ही हुँ, अजीबो-गरीब लग रहे हैं। हुँ। लेकिन जब मधु किश्वर ने वो पोस्ट किया, तो जिनमें इनकी डिलीट हो गया। सेक्सुअल कलाबाजी, हाँ, जब जिसमें इनकी सेक्सुअल कलाबाजियों का ज़िक्र है, हुँ, जिसमें हरदीप पुरी का ज़िक्र है, हुँ, जिसके अंदर अमित मालवीय का ज़िक्र है हुँ। कि इन राम लोगों माधव में का ऐसी क्या ज़िक्र खास बात है। है जिसकी वजह से इनको हाँ। इन पदों पे बैठाया गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उस पोस्ट के खिलाफ कोई सरकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब आप यहाँ पर आ गए तो एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ, फिर आप कंटिन्यू करना। हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी भी इससे गंदे-गंदे आरोप लगाते हैं। हाँ, हाँ। उनके भी उनके किसी खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं नहीं होती। किया जाता है। हाँ, हाँ, ऐसा ऐसा क्यों है? अब इसके पीछे देखिए, जूरी इज़ आउट। आप सो लोग अपने-अपने तरीके से जो है वो उसका निकल सकते। मेरा मानना ये है कि मोदी जी और उनकी मंडली ये मानती है कि हुँ, इस तरह के आरोपों से उनको फ़ायदा होता है। अच्छा। हुँ। उनका मानना है कि उनकी जो माचो इमेज है, हुँ, हुँ, उससे भारतीय मतदाता जो हैं, हुँ, मतलब मेरा एनालिसिस है ये, मेरा विश्लेषण है ये। हुँ, ऐसा नहीं हुँ, किसी ने मुझे कहा हो। हुँ, भई ये सबूत है इस बात का, सुब्रमण्यम स्वामी जब उनके ऊपर अ, यौन दुराचार के आरोप लगाते हैं, हुँ, चरित्रहीनता के आरोप लगाते हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। उनके हुँ, वीडियो तक भी नहीं हटाए जाते, रपट लिखाना तो बात दूसरी है। हुँ, जब मधु किश्वर ने ये आरोप लगाए, तब भी मधु किश्वर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक हुँ, मामूली से आदमी ने एक रिपोर्ट लिखा दी, लेकिन लिखी उसके खिलाफ उस रिपोर्ट पे भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। हुँ। और अ, दोनों मंत्रालयों ने, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने कोई उसको नहीं हटाया। करोड़ों-करोड़ों लोग, लाखों लोगों में वो घूम रहा है लगातार। हालाँकि हालाँकि इसमें सर कुछ लोगों का ये मानना था सुब्रमण्यम स्वामी वाले में कि हो सकता है कि उनके पास वो प्रूफ़ हो। अगर मान लीजिए आपने मेरा कहना ये है कि प्रूफ भी अगर हों, तो उनको उन प्रूफ के आधार पर प्रचार करने का मौका क्यों ये दिया जा रहा है? हाँ, भाई ओके। तो प्रतिदिन प्रचार कर रहे हैं वो तो। हुँ, हुँ, वो महीने में कई बार इस बात को बोलते हैं। हुँ, हुँ, और फिर वो अच्छा, अभी तक लोग उनकी बातों पे यकीन नहीं कर रहे थे। अब मधु हुँ। किश्वर ने भी जब ऐसी बातें कह दी, तो उनकी बातें और ज़्यादा लोग देखने लगे हैं। हाँ, वो तो बड़ा पॉपुलर हो हम गए ये मान के अचानक। चल हम लोग ये मान के चलते हैं इससे मोदी जी कुछ परेशान होंगे, कुछ भाई हुँ, उनका चरित्र हनन किया जा रहा है। मेरा नया विचार ये है, और ये विश्लेषण ही है, एक हुँ, एनालिटिकल पॉइंट है, मतलब जो है, हाँ, हाँ। कि मोदी जी को ये लगता है कि इस तरह के प्रचार से उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये होता रहा है, इससे वो मानते हैं कि कुल मिला के उनकी एक 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 ज़बरदस्त मर्द वाली इमेज जो है वो लोगों के बीच में जाती है, और हमारे वोटर इस प्रकार के मर्द नेता को पसंद करते हैं। नहीं, लेकिन मोदी जी के बारे में तो ये भी बोला जाता है ना कि वो तो संत हैं। अब जिन लोगों ने उनको संत माना हुआ है, उनके सामने ये इंटरव्यू जाएगा, ये बातें होंगी, तो वो तो ज़ाहिर-सी बात है छिटकेगा ना मोदी जी से। देखिए, मोदी जी हमेशा, जैसे कि हमारे यहाँ एक सीएसडीएस में एक प्रोफ़ेसर थे, प्रोफ़ेसर डगलस लुमिस, जो अमेरिका से आए थे। हुँ, तो उनके हम लोग खाना खाते हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। तो एक एक बड़े भारत के एक बड़े नेता के बारे में किसी ने एक कमेंट किया, कि दिस गाय हैज़ अ डबल फेस पॉलिटिक्स। हुँ। तो डगलस लुमिस बोले, "अ पॉलिटिकल लीडर ओनली विथ 2 फेसेस।" तो ये देखिए, मोदी जी के इन नेताओं के कई चेहरे होते हैं, और मोदी जी के तो मेरे ख्याल से अनगिनत चेहरे हैं। वो बहुत ही ऐसे लोग जो होते हैं, बड़ी एक जटिल किस्म की शख्सियत होते हैं। ओके। एक और और लास्ट में चलते-चलते ऐसी बातों से भी लाभ चूस लेते हैं, जो हम हुँ। समझते हैं उससे नुकसान होगा उनको। मेरा बस लास्ट ये है कि जो आरोप मोदी जी पे लगे और जिन लेडी ने लगाए जिनकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं वो मोदी जी के साथ पहले काम भी कर चुकी हैं, किताब भी लिखी हुई है उन्होंने। फिर उन्होंने आरोप लगाए लेकिन किसी भी जगह मतलब सोशल मीडिया को छोड़ तो बाकी टेलीविज़न्स पे इसकी चर्चा नहीं हुई। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कहीं ये ऐसे आरोप किसी नहीं हुई है विपक्षी चर्चा, नेता नहीं, के आ गया है कि आगे औरतवादी औरत है, उनका जवाब भी मधु जी ने दिया है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर अगर यही आरोप अगर किसी विपक्षी लीडर को लेके अखिलेश, तेजस्वी, राहुल को लेके लगे होते, तो मीडिया ने अब तक तो आसमान से उठा दिया होता। आपको यही तो लगता है ऐसा? मोदी जी की सफलता का एक बहुत बड़ा कारण है कि उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री चुनने के बाद में पहले 1-2 साल में तिकड़म करके मीडिया स्पेस कैप्चर कर लिया। हुँ, मोदी जी के ये बहुत बड़ी कामयाबी है,
और ये उनके हर बुरे दिनों में काम आती है। आजकल उनके बुरे दिन चल रहे हैं 2024 के चुनाव से ही, और ये उनके बहुत बुरे दिनों में काम आ रही है। वरना अगर आज देश का मीडिया इनके खिलाफ हो जाए मोदी जी के, तो एक हफ्ते में इनकी सारी खूबियां लोगों को जो है वो इनकी जो है खराबियां लगने लगे। और राहुल गांधी की सारी जो जिन बातों को मामूली या बचकानी बातें कही जाती है, राहुल गांधी की खूबियां लगने लगे उनकी। एक हफ्ते के अंदर सब बदल जाएगा। एक हफ्ते के अंदर इनके लिए मुश्किल हो जाएगा गद्दी बैठे रहना, केवल मीडिया इनके खिलाफ हो जाएगा तो एक हफ्ते में आप देखिएगा सब कुछ बदल जाएगा। बीजेपी वालों लगने लगेगा इस आदमी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा तो हम लोग बुरी तरीके से हार जाएंगे। बीजेपी के अंदर से ही हटाने की बात शुरू हो जाएगी। चलिए ठीक है, देखते हैं मीडिया कब आएगा लाइन पर। लेकिन हाँ, ये है कि सोशल मीडिया की जिसकी भी हम चर्चा कर रहे थे, उस पर पक्ष और विपक्ष दोनों बातें होती हैं, और जहाँ क्रिटिसिज्म होना चाहिए वहाँ होता है भी है, और जहाँ पे मीम्स बनाने चाहिए मीम्स भी बनाए जाते हैं सवाल पूछने। लेकिन हाँ, आजकल ये ज़्यादा हो गया है कि अकाउंट्स ब्लॉक की जो संख्या है वो दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। बड़े-बड़े अकाउंट्स भी हैं, उसमें छोटे अकाउंट्स भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, कोई भी है। अगर आप सरकार के अगेंस्ट बोल रहे हैं या उनसे सवाल पूछ रहे हैं या उनकी नाकामियों से पर्दा उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो सारे अकाउंट्स ब्लॉक किए जाते हैं। कई लोगों पर तो एफआईआर भी हो रही है। सो देखते हैं ये कितने दिनों तक चलेगा, और इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। कोशिश करूँगा मैं कि हर दिन जो सोशल मीडिया पे सवाल उठते रहते हैं, लोगों के मन में जो शंकाएँ होती हैं, उन पर आपसे चर्चा करूँ और एक कंक्लूज़न निकालने की कोशिश करूँ। थैंक यू सो नहीं, मच। आपका स्वागत है। थैंक यू।